नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियाज ग्लोबल लेंस पे। अगर आपको दुनिया भर की खबरों में इंटरेस्ट है, आप तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, यूपीएससी की, एसएससी की और गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं, आपको आपका करंट अफेयर्स बेहतर करना है, जनरल अवेयरनेस बेहतर करनी है, तो ये चैनल आपके लिए है। इसका नाम इंडियाज ग्लोबल लेंस है, जो दुनिया भर की खबरें आपको इंटरनेशनल ग्लोबल अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, साथ ही साथ डिफेंस की अपडेट्स, इंडियन आर्मी कैसा काम कर रही है, भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी जा रही है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, और जो भी दोस्त आपके साथ पढ़ाई करते हैं, जिनको भी जानकारी हासिल करनी है, उनसे ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में गए और उनको बहुत अधिक सम्मान मिला। कहा जा सकता है कि पूरे अमेरिका में ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें सबसे अधिक अगर किसी का जलवा था तो हमारे विदेश मंत्री का था। क्यों? क्योंकि पहली पंक्ति में इनको स्थान मिला। जो उनकी खुद की कैबिनेट के मंत्री थे उनको दूसरी तीसरी रो में स्थान मिला। इवन एक बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज उनके करीब रहे हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो या वो मार्क जकरबर्ग हो, उनसे आगे इनको स्थान मिला। रीजन क्या था कि एक तरह से प्रोटोकॉल को वायलेट करके इनको स्थान दिया गया। अब भारत का जो महत्व है इस टाइम पे अमेरिका के लिए काफी बढ़ गया है। रीजन क्या कि उनको ईरान को भी काउंटर करना है, उनको चीन को भी काउंटर करना है, साथ ही साथ रसिया के साथ जो जंगें चल रही हैं दुनिया भर में उसको भी काउंटर करना है। तो इस पर्सपेक्टिव से भारत और क्वाड का महत्व काफी ज्यादा है। स्टार्ट करेंगे सेशन को। सबसे पहले आपको न्यूज दूंगा कि जो 20 जनवरी का डेट था उस दिन अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। अब जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, कुछ बहुत ही क्रांतिकारी फैसले लिए। पहला सबसे अधिक क्रांतिकारी फैसला था वो ये था कि सबसे पहले उन्होंने जो सदर्न बॉर्डर है अमेरिका की, जिसको हम मैक्सिको का बॉर्डर भी कहते हैं, वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगा। इसके अतिरिक्त कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर रहेंगे, मेल और फीमेल। जो थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है या फिर LGBTQ कम्युनिटीज है उनको नॉन रिकॉग्नाइज्ड का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक क्रांतिकारी फैसले जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज को लेके एक अलग सा रुख दिखाना, टैरिफ्स को लेके, या वेनेजुएला को जो कनाडा को लेके अपना जो स्टांस है उसको क्लियर करना, टैरिफ्स को लेके कैसे क्या करना है, पनामा कनाल को लेके, रिक्लेमेशन को लेके बात कही कि हम पनामा कनाल को लेके रहेंगे। साथ ही साथ जो लोकल इश्यूज है उनको भी काफी ड्रास्टिकली एड्रेस किया। 200 नए फैसले लिए। साथ ही साथ जो 78 के अप्रॉक्स जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले थे उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पलट दिया। तो ये कुछ क्रांतिकारी कदम डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं। साथ ही साथ कहा है कि ये एक तरह से न्यू डॉन है अमेरिका का, या उनका जो नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मांगा, उसके तहत एक पहला कदम है। दूसरी बात क्या कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वांस जिनका नाम है, उन्होंने भी शपथ ली। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ विदेश मंत्री होता है उनके यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पे मार्को रूबियो का शपथ ग्रहण हुआ। अब मार्को रूबियो का शपथ ग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे ही कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके उपरांत कुछ घंटे बाद विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। तो अमेरिका के विदेश मंत्री जो नए विदेश मंत्री बने, मार्को रूबियो या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, उन्होंने पहली जो बैठक की उसमें क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। साथ ही साथ उन्होंने भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे भी मुलाकात की। अब देखो, तो क्वाड कंट्रीज से आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो जो क्वाड का मतलब होता है वो 4 चीजों से होता है। कोई भी 4 लोग मिलकर जब कोई बात करते हैं तो उनको क्वाड कहते हैं। ऐसे ही दुनिया में 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने आपस में मिलकर एक तरह से कॉपरेशन का, इसमें डिफेंस कॉपरेशन भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी हो सकता है, और तमाम प्रकार के सहयोग आपस में ये लोग करते हैं। उनका एक संगठन बनाया गया जिसको हम लोग कहा जाता है क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज में भारत है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश मिलकर क्वाड कंट्रीज बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जब पहली बार सरकार आई थी 2016 से 2020 तक के बीच में, तो उस टाइम पे इसका रोल काफी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक करा था।
भारत के लिए भी काफ़ी अच्छा था कि जो हमारा इंडियन एशियन का रीजन है या फिर आसपास का रीजन है, उसको जब इंडो पैसिफिक आप नाम देंगे तो इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इंडो पैसिफिक का नाम देने के बाद क्वाड का काफ़ी कॉपरेशन बढ़ा। हमने लेमोआ, कामकासा और बहुत सारे एग्रीमेंट यूएस गवर्नमेंट के साथ साइन किए। हमारे जो समझौते हैं जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी बेहतर संबंध होते चले गए। लेकिन चूंकि बाइडेन जब एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार आई या बाइडेन जब पावर में आए तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब बात करी जा रही है कि क्वाड को फिर से रिवाइव किया जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है भारत के लिए कि भारत देखो एक ऐसा देश है जिसके इस टाइम पे अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, साथ ही साथ रसिया से भी अच्छे संबंध हैं। दो अलग अलग ध्रुव पे देश जो खड़े हैं उनसे हमारे संबंध अच्छे हैं। दूसरी बात क्या कि हमारे इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध है और ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध है। तो यहाँ भी आप देखो दो अलग अलग ध्रुव पे स्थित देश जो बिल्कुल एंटी हैं लेकिन हमारे से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही माना जा सकता है कि हमारे जो संबंध है सबसे काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा क्वाड में बहुत सारे ऐसे समझौते हुए जिनको हम आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिनमें बेसिकली है कि हम कॉपरेशन को बेहतर करेंगे, इंडो पैसिफिक में अपनी स्ट्रेटजी और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम डिफेंस कॉपरेशन, मिलिट्री कॉपरेशन और सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। अच्छा, एक बात इसमें खासतौर पर नोटिस की जा सकती है कि जो पारंपरिक रूप से माना जाता है कि जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है उसकी जब इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, वो सेरेमनी होती है तो जो वेस्टर्न लीडर्स होते हैं वो आते हैं। लेकिन भारत में इस बार ऐसा देखा गया कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनको प्रमुखता से वहाँ पे स्थान मिला, जबकि वेस्टर्न लीडर्स चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे वो जर्मनी को हों, चाहे वो यूके के हों, ऐसे किसी भी देश के वहाँ पे कोई वेस्टर्न लीडर मौजूद नहीं थे। प्रमुखता से भारत के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनको वहाँ पे स्थान दिया गया, जो बताता है कि ट्रम्प की पॉलिसीज यूरोप को लेकर कैसी होने वाली है और इंडो पैसिफिक को लेकर कैसी होने वाली है। सो ही इज वेरी इंटेंडेड टू कोऑपरेट विद अस, इंडिया के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर भी है क्योंकि हमारे जो इमीडिएट टाइमर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, दे आर वेरी होस्टाइल टू अस। तो उनसे हमें अपने संबंध बहुत अच्छे नहीं करने की आवश्यकता है क्योंकि दे आर वेरी हॉस्टाइल और वो हमें कभी भी एक तरह से डिच कर सकते हैं। तो हमें ऐसे एलाइज चाहिए, हमें ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो हमारे को इंडियन ओशन रीजन में सहयोग करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन ओशन रीजन के बहुत दूर नहीं है, जापान भी दूर नहीं है, तो दे कैन हेल्प अस इन मेनी केस। और यूएस आर्मी, यूएस नेवी तो हर जगह प्रेजेंट है, तो उनकी कॉपरेशन अगर हमसे रहती है तो बहुत अच्छी बात है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसकी काफ़ी डिस्कस किया जा सकता था कि ब्रिक्स के बारे में उन्होंने बयान दिया कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, जो कि पहले भी एंटिसिपेटेड था कि जैसे ही ट्रम्प पावर में आएंगे, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है ट्रेड वॉर को लेके या ट्रेड जो इम्बैलेंस है उसको लेके काफ़ी एक तरह से प्रोएक्टिव रहती हैं, तो वो ब्रिक्स कंट्रीज पे टैरिफ लगाएंगे। अब देखते हैं कि इसका मेजर कैसा होता है, किस लेवल पे टैरिफ होते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट पे इसमें इंडिया को एग्जेम्पशन मिलता है कि नहीं मिलता है, इसमें आगे देखने वाली बात होगी। एक और बात थी कि काफ़ी लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यूएस के प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे तो भारत के जो भी लोग वहाँ जाके काम करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीज़ा है H1B वीज़ा। इसको मोस्टली H1B वीज़ा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बिजनेस से रिलेटेड जो भी लोग या फिर जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंजीनियर्स या फिर काफ़ी हाई स्किल्ड वर्कर्स, वो भारत से वहाँ पे जाते हैं 3 साल के लिए रहने, फिर वीज़ा उनका एक्सटेंड होता है, 6 साल रहते हैं, उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, भारत में रेमिटेंसेस के रूप में काफ़ी पैसा कमा के भेजते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मान लो जैसे एक नॉर्मल इंजीनियर की सैलरी 1 लाख रुपये महीने है, तो अमेरिका वगैरह में वही 10 लाख 20 लाख या और भी ज़्यादा होती है। तो उतने पैसे आप कमाओगे तो अपने देश को ही भेजोगे, हमारे यहाँ पे डॉलर आएगा, हमारी अर्थव्यवस्था मौजूद होगी। तो इंडियंस ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है यूएस की इकॉनमी को, साथ ही साथ यूएस की इकॉनमी से जो उनको पैसा मिला है उससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी फायदा हुआ है। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन थी दोनों लोगों के लिए। डेमोक्रेट्स ने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई इसको रिवोक करने में, लेकिन चूंकि जो राइट विंगर गवर्नमेंट्स होती हैं उनका पॉलिसी जो होता है इमिग्रेशन को लेके वो बड़ा वेग होता है। तो जो राइट विंगर सरकारें होती हैं जनरली वो चाहती हैं कि उनके देश में बाहर के देश आके नौकरी ना करें, बाहर के देश के लोग आके नौकरी ना करें और उनके लोगों के जो रोजगार है वो ना छीने जाए। लेकिन चूंकि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, उनको पता है कि दुनिया में जहाँ भी काबिल लोग होंगे
अगर वो हमारे देश में आएंगे तो हमारे देश का ही भला करेंगे, क्योंकि बिजनेस आपको ऐसे नहीं कर सकते केवल अपने देश के लोगों को। अगर मान लो मुझे एक दुकान चलानी है, मुझे कोई बिजनेस चलाना है, मुझे पता है मेरे गांव मेरे शहर में अच्छे लोग नहीं हैं, तो मैं किसी और शहर से लोगों को तो लेके आऊंगा ही, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस रन करना है। सेम सिचुएशन यूएस के लिए भी है, उनको जहां से भी अच्छे लोग दुनिया में मिलते हैं वो लेके आते हैं। अब चूंकि भारत में क्या है कि चीप लेबर है, हमें अगर सस्ते में भी कोई सामान सर्विस देनी होगी तो हम लोग चले जाते हैं। तो इंडिया के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा था ये H1 वीज़ा। तो बीच में एंटिसिपेट कर रहे थे लोग कि जो वहाँ के हार्ड कोर सपोर्टर्स हैं रिपब्लिकन्स के, वो काफ़ी विरोध कर रहे थे कि इमिग्रेशन पॉलिसी को आप रिवोक करो और जो H1B वीज़ा है इसको भी आप रिवोक करो। बट ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया है, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, इसी स्ट्रीम में आपको वीडियो मिलेगी। इसमें ट्रंप ये कहते दिखेंगे आपको कि H1B वीज़ा जो है ये काफ़ी अच्छा रहा है अमेरिका के लिए। उन्होंने, उनकी कंपनियों ने भी काफ़ी लाभ उठाया है जिससे कि अमेरिका का फायदा हुआ है। तो वो H1B वीज़ा को किसी भी एंगल से रिवोक नहीं करेंगे, इवन इफ जो भी एक तरह से लीगल इमिग्रेशन है उसको वो सपोर्ट करते हैं। By एक doing बार वीडियो आप that, देख we're लीजिए, expanding उसके बाद businesses, and that takes care of everybody. So I'm sort of on both sides of the argument, but what I really do feel is that we have to let really competent people, great people, come into our country, and we do that through the H1. आई थिंक आपने वीडियो देख ली है। तो एक तरफ तो वो लीगल इमिग्रेशन के सपोर्ट में है, दूसरी तरफ नेशनल इमरजेंसी लगा के सदर्न बॉर्डर पे ये वो जताना चाहते हैं कि जितने भी इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका में हो रहे हैं उनको वो खत्म करेंगे। इसमें क्या इशारा है कि जो लोग मैक्सिको से आ रहे हैं, जो लोग कनाडा के बॉर्डर से इलीगल आ रहे हैं, उन सबको वो उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज में डिपोर्ट करेंगे। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से लार्ज स्केल पर अमेरिका में बेहतर जिंदगी पाने के लिए, बेहतर रोजगार पाने के लिए माइग्रेशन होता है। अब उससे क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे देश की क्षमता 30 करोड़ की है, अभी हमारे देश में ही बांग्लादेश से, रोहिंग्या, बहुत सारे लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं, बहुत सारे ऐसे देशों से लोग आते हैं। तो हमारे देश के लोगों को उससे काफ़ी दिक्कत भी होती है, क्योंकि हमारी नौकरियां वो लोग खा रहे हैं। सेम सिचुएशन वहाँ पे यूएस में भी है। तो उन्होंने मैक्सिको के बॉर्डर पे या कनाडा के बॉर्डर पे एक तरह से स्ट्रिक्ट फोर्सेस को लगाया है कि किसी भी तरीके से जो माइग्रेशन इलीगल हो रहा है उसको रोका जाए। जो पुरानी तरीके थे वेबसाइट वगैरह पे रजिस्ट्रेशन का, वो सब उन्होंने बंद कर दिया है। उनका फंडा है जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इनफैक्ट कहा गया कि 18,000 के अप्रॉक्स इंडियन भी वहां पे इलीगल इमिग्रेंट के रूप में है, जिसको वो इंडिया डिपोर्ट करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा बिल्कुल, अगर आपको कोई भी इलीगल बंदा वहां पे दिखता है तो उसे आप भेजिए, एंड वी आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स, कि हम दुनिया में कहीं भी इलीगल इमिग्रेशन के सपोर्ट में नहीं है। तो काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स है इसमें। काफ़ी लोग कहेंगे कि उनकी नौकरियां जा सकती हैं, उनको बेहतर जिंदगी मिल रही थी, नहीं मिलेगी। पर आप ये भी तो देखो, किसी देश की आप सिक्योरिटी के साथ, किसी देश के आप जो फ्रेमवर्क है उसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते। उनका अपना जीवन जीने का तरीका है, उन्होंने बहुत मेहनत से अपना देश बनाया है, हम भी अपना मेहनत से अपना देश बनाते हैं, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे। इसके अलावा भी उन्होंने एक बहुत सबसे पॉपुलिस्ट फैसला लिया कि WHO से अगेन वो हट गए। क्लाइमेट चेंज को लेके उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भैया मेरे को क्लाइमेट चेंज वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मैं ड्रिलिंग करूंगा, स्टार्ट करूंगा, कार्बन फ्यूल्स वगैरह सारा मैं फिर से निकालूंगा, और मेरे को अपना देश फिर से महान बनाना है। मेरे को अर्थव्यवस्था से मतलब है, मेरी अर्थव्यवस्था फिर से अच्छी हो, उसमें डाउनफॉल ना आए, उसके लिए काम करूंगा। मुझे क्लाइमेट चेंज से, मुझे WHO से कोई मतलब नहीं है। तो वो WHO से हट गए हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी एग्रीमेंट थे उनसे अमेरिका ने पुल आउट कर लिया। इनफैक्ट उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको कहा कि देखो आप दुनिया में ये देखो कि अमेरिका का जहां भी $1 भी कहीं लग रहा है तो इस चीज में लगे कि उससे अमेरिका को फायदा हो, उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा हो और उससे अमेरिका मजबूत हो। अगर ये तीनों चीजें नहीं हो रही हैं तो कहीं भी आप पैसे अनावश्यक बांटना मत शुरू कर दो कि यूक्रेन को दे दिया या इधर फलस्तीन को दे दिया या इधर छोटे मोटे देशों को दे दिया अनावश्यक की जंगों में पैसा फंसाओ मत। अमेरिका के लिए जो उनका देश है, दूसरे दुनिया के देशों को बचाना स्टार्ट बंद कर दो, अपने खुद की बॉर्डर को बचाओ, खुद के नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं दो। दैट इज अ गुड थिंग फॉर देम, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जंगों में अमेरिका फंड करता है। जैसे यूक्रेन को ही ले लो, मान लो अमेरिका पैसे देना बंद कर देता है तो अगले दिन यूक्रेन युद्ध हार जाएगा और वो सरेंडर कर देगा। तो इस तरीके से
इनका कार्यकाल जो होगा देखना है, काफ़ी एक तरह से रिएक्टिव, काफ़ी प्रो अग्रेसिव कार्यकाल माना जा रहा है। भारत के लिए भी अच्छा है क्योंकि भारत से कॉपरेशन पहले दिन से स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो बंदा आपको पहले नंबर की सीट दे रहा है ऑब्वियसली उसके लिए आप काफ़ी महत्व रखते हो। थोड़ा सा ट्रेड में दिक्कतें होंगी बट वो बंदा ही इज़ वेरी सपोर्टिव ना, कि आपको काफ़ी एंगल पे चाहे मिलिट्री के रूप में हो या काफ़ी आप में से आपको एयरक्राफ्ट चाहिए और कुछ चाहिए तो आपको समय पे मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ इंजन्स की डिलीवरी को लेके बात रुकी हुई है, हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके इंजन्स को लेके। तो अभी बाइडन वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी प्रो पाकिस्तान मानी जा रही थी, तो वो डिले कर रहे थे, वो मतलब चाह नहीं रहे थे कि हमें देना, लेकिन अब ट्रम्प आ जाएंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। साथ ही हमें कुछ ट्रेड वगैरह में कुछ फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे मान लो बहुत लार्ज स्केल पे अगर दिक्कत होगी, वहाँ पे इमिग्रेशन के लॉज कठिन होंगे, तो कुछ कंपनियां वहाँ से हमारे यहाँ भी आ सकती हैं क्योंकि उनको अच्छा लेबर मिलेगा, अच्छे माहौल मिलेंगे, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी विकास हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जिसमें हमने बताया कि डॉक्टर एस जयशंकर ने कैसे अपना महान नाम बनाया है। उनके नाम की वजह से हमारे देश का भी नाम रोशन हो रहा है। साथ ही साथ उनकी जो पॉलिसीज है, चाहे मार्को रूबियो से मीटिंग हो या क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग हो, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुई। अगले बार का जो क्वाड मीटिंग है जिसमें लीडर समिट या फिर जिसमें जो राष्ट्राध्यक्ष है उनकी मीटिंग होगी वो भारत में होगी। अब देखना है कि उस मीटिंग में कैसे पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लग रहा, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल